साथ में श्री गिरिजा शंकर जी हैं। वैसे श्री गिरिजा शंकर जी की जो एक विशिष्ट पहचान है वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में है, लेकिन आज वो हमारे साथ में रंगकर्म थिएटर के बारे में बात करेंगे। और उसकी एक वजह यह है कि गिरिजा शंकर जी भारत में उन कुछ चुनिंदा लोगों में हैं जो इस समय घूम घूम कर प्रत्येक शहर प्रत्येक राज्य में जाकर वहाँ का थिएटर देख रहे हैं और उनके पास इसका एक बहुत ही बड़ा अनुभव है। तो गिरिजा शंकर जी, जबलपुर सफरनामा में आपका स्वागत है। और आप अभी आपका जो जबलपुर आगमन हुआ विवेचना रंगमंडल के राष्ट्रीय नाट्य समारोह के लिए हुआ है और साल में जबलपुर आपका आगमन 2-3 बार तो होता रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो थिएटर हो रहा है और खासतौर से जबलपुर में रंगकर्म हो रहा है, नाट्य समारोह का भी आयोजन होता है और पूरे आप देश में जाते हैं, आप दिल्ली में तो जाते ही हैं, राजस्थान में जाते हैं और हिंदी पट्टी के अलावा दूसरे राज्यों में भी जाते हैं। तो आपको इन सब रूप में आपने जो एक बृहद अनुभव लिया, तो उसमें आप जबलपुर के रंगकर्म और यहाँ के जो नाट्य संसार है उसको किस रूप में देखते हैं? जबलपुर के थिएटर से मेरा ताल्लुक जो है वो 73-74 में हुआ, जो हम रायपुर में थे और मोहन राजेश की स्मृति में नाट्य समारोह करते थे। ज्ञान रंजन जी से मेरा कब कैसे परिचय हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन 71-72 से उनका सानिध्य और उनका मार्गदर्शन, उनका संरक्षण, उनकी मोहब्बत हमेशा मिलती रही है और उन्हीं के जरिए मैं विवेचना ग्रुप से मेरा ताल्लुक हुआ और उस नाट्य समारोह में विवेचना के लोगों ने एक बहुत अच्छा नाटक वहाँ परफॉर्म किया। उसके बाद मैं 76 के आसपास जब फुल टाइम जर्नलिज्म में आ गया तो थिएटर करना या थिएटर जुड़ा रहना बहुत संभव था नहीं, लेकिन जो विवेचना और विवेचना के जरिए जबलपुर के लोगों से जो जुड़ाव उस समय हुआ वो एक बहुत समझ लीजिए कि पहली है। उतनी ही गर्मजोशी के साथ आज 2025 तक वो बना हुआ है। जनरेशन बदल गई, उसके बाद भी वो मोहब्बत, वो नजदीकियां कम नहीं हुई और इसलिए जबलपुर में जो थिएटर की एक्टिविटी जो होती है उसमें जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ शामिल हूँ, उनके साथ कुछ दिन गुजारूं और उनके साथ गुजारने के साथ ये होता है कि बहुत कुछ मुझे खुद सीखने को मिलता है। तो एक अलग तरह का आनंद होता है कि आप अपने परिवार में हैं। जी, तो मैं मतलब आपको पुराना फिर से 70 के दशक में ले जाना चाहता हूँ कि जब विवेचना ने अपने नाटक करने शुरू किए तो उस समय अलकनंदन नाट्य निर्देशक थे और वहीं से विवेचना की शुरुआत हुई थी और अलकनंदन से समय से जो 70 के जो दशक था उसके मध्य से नाटकों की शुरुआत हुई और 2025 तक आ गए हैं। 2025 में आशीष पाठक नाटक कर रहे हैं। तो अलकनंदन से आशीष पाठक तक की जो जबलपुर की रंगकर्म यात्रा है उसको आप किस रूप में विश्लेषित करेंगे? जबलपुर का रंगमंच पूरे देश में जो रंगमंच हो रहा है, चाहे वो एमेच्योर थिएटर हो चाहे प्रोफेशनल थिएटर हो, उसका जो चरित्र है जबलपुर के रंगमंच का उन सब से बिल्कुल अलग है। किस रूप में? विवेचना में हम अलकनंदन को देखते हैं, अरुण पांडे को देखते हैं, आज के दौर में आशीष को देखते हैं या बाकी तमाम दूसरे ग्रुप में हम लोग देखते हैं। इन सब के पीछे की ताकत और गाइडिंग फोर्स वो ज्ञान रंजन है। ऐसा मैं समझता हूं किसी और शहर के रंगकर्म में नहीं है कि ज्ञान रंजन जैसा साहित्यकार, ज्ञान रंजन जैसा एक बुद्धिजीवी और एक पॉलिटिकली और सोशली वेरी साउंड पर्सनालिटी आपके थिएटर की ताकत बनके पीछे रहे और उनके छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन में आप थिएटर करें तो जाहिर है कि वो थिएटर की का पूरा जो चरित्र है वो बिल्कुल अलग होगा। जो लोग थिएटर कर रहे हैं जबलपुर में और जो सीधे तौर पर ज्ञान रंजन जी से नहीं जुड़े हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उनके मार्गदर्शन से प्रभावित रहे हैं। तो इसलिए जबलपुर का रंगमंच वो चाहे कोई भी ग्रुप कर रहा हो
वो कहीं ना कहीं जिस सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, जिस एक जमीन से जुड़ने की बात करते हैं, एक भाईचारा और मोहब्बत की बात करते हैं, वो आपको यहाँ के रंगमंच में देखने को मिलेगा। शायद ही कोई शहर होगा, मैं समझता हूँ, कि जहाँ मतलब हर जगह एक शिकायत एक मिलती है कि हमारे नाटक देखने के लिए हमारे शहर के रंगकर्मी नहीं आते। जबलपुर में मैंने देखा कि वो आयोजन किसी ग्रुप का हो, सारे ग्रुप के लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह जुड़ जाते हैं जैसे उनको वो आयोजन उस ग्रुप का ना होकर शहर के रंगमंच का हो। ये बात आपको जबलपुर के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं ये आपसे बात करना चाह रहा था कि जबलपुर में एक तो ज्ञान रंजन की प्रेरणा रही उनके उपस्थिति, ज्ञान रंजन के अलावा आप देखेंगे कि परसाई, हरिशंकर परसाई जी, ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज जो साहित्य में, संस्कृति में और अलग जगहों पर जिनका एक बहुत बड़ा मकाम रहा है जी, वो रंगमंच से उन्होंने कभी परहेज नहीं किया, बल्कि रंगमंच के साथ जुड़कर रंगकर्मियों को अपने साथ जोड़कर उनकी आभा से जो जबलपुर का रंगमंच निखरता रहा, ये एक बड़ी खूबी रही। बिल्कुल, मतलब जबलपुर इस मामले में दूसरे शहरों के रूप में अपवाद में है कि यहाँ की जो विशेषता है, ये जो रंगकर्म की हरिशंकर परसाई, ज्ञान रंजन, मायरा सुरजन थे, हनुमान प्रसाद वर्मा थे, तमाम लोग थे उस समय के जो प्रगतिशील आंदोलन के स्तंभ थे, उनके कारण भी रंगकर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। और बाद में अलकनंदन के बाद में अरुण पांडे और उसके बाद की पीढ़ियां आई और फिर आशीष पाठक तक आ गए। और वो जो प्रभाव था ज्ञान जी का या बाकी लोगों का, उसमें भी वो निरंतरता बनी रही है। रंगकर्मियों की पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन उनका जो मार्गदर्शन है, उनका सानिध्य है या उनका एक तरह से उनका आभा मंडल जो है वो लगातार बना रहा है। तो मैं आपको ये मतलब मैं इसमें और बात करना चाहता हूँ कि आजकल नाटकों में जबलपुर का रंगकर्म तो इस मामले में मतलब मैं कहना चाहूंगा कि खुशकिस्मत है कि यहाँ पर नाटकों में मतलब लेखन भी किया जा रहा है, अभिनय भी है। लेकिन आजकल नाटकों में एक जो दूसरी चीज भी आ गई है कि उसमें अभिनय और जो कथ्य है वो महत्वहीन होकर टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो आपको लगता है कि जो तकनीक है उसका उपयोग करना चाहिए? एक तरफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ रहा है जी, और इसी के समानांतर टेक्नोलॉजी को नकारने की प्रवृत्ति भी बहुत घनघोर रूप से पनप रही है। अब आप देखेंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अब सेटेलाइट माइक की कोई जरूरत नहीं, कोई प्रॉपर्टी का उपयोग नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो वो जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो भी एक तरफ हो रहा है और एक तरफ उस टेक्नोलॉजी से अलग हटकर सारी जो ताम झाम है रंगमंच के उसको किनारे रखकर कथ्य और अभिनय, इन दो पर आधारित नाटकों की उसकी भी एक बड़ी परंपरा चल रही है। और नजरुद्दीन शाह जैसा बहुत बड़ा एक्टर इस बात की वकालत करता है कि कोई सेट की जरूरत नहीं है। आप अभी दिल्ली के नाटक को देखिए तो कहीं आपको वो तामझाम देखने को नहीं मिलेगा और उसका प्रभाव किसी भी टेक्नोलॉजी से बढ़कर है। टेक्नोलॉजी का आपने जो बात की उसका सबसे बड़ा और सबसे सार्थक उदाहरण वो फिरोज अब्बास खान का नाटक है मुगले आजम, जो ब्रॉडवे थिएटर के रूप में इंडिया में पहली बार हुआ। वो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग उसमें हुआ है, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कहीं और हो ही नहीं सकता। और फिरोज भाई ने एक ऐसे नाटक की रचना की जिसमें टेक्नोलॉजी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, लेकिन जो नाटक का एस्थेटिक्स है वो पूरी तरह बनना है, वो कहीं आघात नहीं होती मतलब वो बरकरार है। और इसीलिए आप देखेंगे पिछले 15-20 साल से वो नाटक चल रहा है, पूरी दुनिया में खेला जा रहा है और आज भी उसका क्रेज ये है कि उस नाटक के शो का अनाउंसमेंट हुआ और 2 दिन के भीतर सीटें हाउसफुल हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग मैं मानता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि यदि मान लीजिए मंच पर आप नाटक देख रहे हैं, एक एक्टर बहुत खूबसूरती से अपना रोल अदा कर रहा है, क्या आपकी निगाह मंच पे किसी सेट पर जाएगी कि कहां पर गमले रखे हैं, कहां पर खिड़की बनी है? आप जा ही नहीं सकते। हिंदी नाटकों की जो जबलपुर में
थोड़ा उसका एक बेहतर रूप देखने को मिलता है, इन बाकी जगहों पर वो नहीं है। वो सबसे बड़ी चीज ये है कि नाटक की जो आत्मा है वो उसकी स्क्रिप्ट है। यदि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी कसावट भरी है तो एक्टर के लिए काम करना आसान होता है और वो अपना जो टैलेंट है उसका द बेस्ट वो दे सकता है। स्क्रिप्ट कमजोर रही तो अच्छे से अच्छा एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि आप इन दिनों में, जबकि ये बात हमेशा होती है हिंदी में स्क्रिप्ट नहीं, वो एक दौर था जब हिंदी में स्क्रिप्ट नहीं थे, तब आपको बंगला के, मराठी के बहुत सारे नाटकों के अनुवाद आपको लेने पड़े। और हिंदी का इस मामले में आपको शुक्रगुजार होना चाहिए लोगों को कि यदि वो बंगला और मराठी के नाटक हिंदी में न होते तो आज जो शोहरत उन नाटकों को मिली है वो उनकी अपनी भाषा में नहीं मिलती। पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कि नाट्य निर्देशकों ने भी महसूस किया कि किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट को लेकर और उस पर काम करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। कई बार लेखक के साथ, नाटककार के साथ विवाद की स्थिति बन जाती है। धीरे धीरे अब नाट्य निर्देशक अपने नाटक खुद लिखने लगे हैं। आशीष भी उनमें से एक है, विकास बाहरी हैं, अतुल कौशिक हैं, रंजीत कपूर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और वो उनकी प्रस्तुतियां आपको बिल्कुल एक अलग दुनिया में आपको ले जाएगी और रंगमंच का एक नया परिदृश्य तैयार हो रहा है जिसमें कि निर्देशक और लेखक दोनों एक ही। और इसमें एक सुविधा और होती है कि जब निर्देशक नाटक लिखता है तो उसका खाका तैयार करता है, नाटक लिखता नहीं, और फिर अपने ग्रुप के लोगों के साथ बैठकर उन कलाकारों के साथ वो डिस्कस करता है, इम्प्रोवाइज करता है। और इम्प्रोवाइज किया हुआ जो नाटक है वो हमेशा बहुत अच्छा होगा और वो हमको देखने को हिंदी के आज के दौर में वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हम जबलपुर की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की भी बात करना लाजमी हो जाता है। जो अभी नौजवान पीढ़ी आ रही है, युवा पीढ़ी आ रही है, बहुत लोग नाटकों से, जो परफॉर्मेंस आर्ट से प्रभावित भी हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में एक नाट्य विद्यालय की स्थापना लगभग अभी 8-10 साल पहले हुई है, लेकिन वहां भी हर व्यक्ति का तो प्रवेश नहीं पा सकता, सीमित संख्या रहती है, सीटों की संख्या रहती है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जबलपुर भी उसमें एक शहर है और मध्य प्रदेश में बड़े शहर भी हैं और छोटे छोटे शहरों से भी लोग आ रहे हैं, तो बहुत सारे युवा चाहते हैं कि उनको एक सुव्यवस्थित ढंग से रंग का प्रशिक्षण दिया जाए जिसमें थ्योरी भी रहे और प्रैक्टिकल भी रहे। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी इतनी मतलब ये गुंजाइश है कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के अलावा विश्वविद्यालयों में भी नाटकों के पाठ्यक्रम तैयार किए जाए और उनको लोग? मैं नाट्य विद्यालय को और नाट्य प्रशिक्षण को मतलब एकेडमिक उसको मैं रंगकर्मियों को तैयार करने के लिहाज से बहुत सार्थक नहीं मानता जी। लेकिन हर विश्वविद्यालय में, यहाँ तक विद्यालयों में भी रंगमंच का एक पीरियड होना जरूरी वो इसलिए है कि आप इसके जरिए रंगकर्मी तैयार नहीं करते, लेकिन रंगकर्म का एक माहौल तैयार करते हैं, एक बड़ा दर्शक वर्ग तैयार होता है। नाटकों को लेकर समाज में एक जो चेतना जिसकी जरूरत है वो जागृत होती है। यदि आप नाट्य विद्यालय या एनएसजी या दूसरे इस तरह की बात करें, जाहिर है कि बहुत सीमित सीट होती है और ये सीटें सीमित ही होंगी। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि उस वहां 3 साल या 5 साल या 2 साल का प्रशिक्षण लेने के बाद आखिर आपको आकर किसी ग्रुप में काम करना होगा और जो असली ट्रेनिंग होती है वो ग्रुप में होती है। तो बेहतर ये है कि नाट्य विद्यालय या इस तरह की संस्थाओं को बहुत तवज्जो देने या इन पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। जरूरी इस बात का है कि जो ग्रुप्स अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं उनके काम को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे एक सुनियोजित तरीके से उन ग्रुप्स को शौकिया से पेशेवर तरीके की ओर हम उनको ले जाएं। क्योंकि शौकिया थिएटर जो है वो बहुत जरूरी है और शौकिया थिएटर तो एक लिहाज से कहा जाए तो थिएटर की बुनियाद है। लेकिन शौकिया थिएटर कब तक करेंगे आपको कहीं ना कहीं पेशेवर बनना होगा। और हिंदी रंगमंच की सबसे बड़ी दिक्कत ये है पूरे देश भर में, हिंदी पट्टी पूरे कहीं भी जाइए, जहां पर
आप असम का जो मोबाइल थिएटर देखिए, मराठी में, गुजराती में या बाकी जगहों थिएटर देखिए, तो वहां पर थिएटर उनके लिए आजीविका का साधन है, उसको कुछ और काम नहीं करना होता। ये बात हम हिंदी में आज बहुत थोड़े पैमाने पर है। बम्बई के जो ग्रुप्स हैं या कुछ और ग्रुप्स हैं जो बहुत पेशेवर तरीके से काम कर रहे हैं, वो बात बाकी शहरों में भी नहीं है। जबलपुर में भी अब तक उस दिशा में आगे बात नहीं बढ़ी। पेशेवर होना क्यों जरूरी है? दूसरी तरह से देखें आप, ये केवल रंगकर्मियों के आत्मनिर्भरता होने की बात नहीं। जब पेशेवर नाटक करते हैं, टिकट में नाटक करते हैं, तो आपकी संजीदगी बढ़ जाती है। तब आप नाटक को हल्के में नहीं ले सकते। तब आपको लगता है कि कोई दर्शक मेरा 1000 रुपए टिकट लेके आ रहा है, 500 रुपए टिकट लेके आ रहा है, तो फिर आपके नाटक की क्वालिटी इंप्रूव होती है, उसकी गुणवत्ता होती है कि मैं ये आदमी आ रहा तो हम उसको कुछ ऐसा दें कि उसको कुछ महसूस हो। तो इसलिए भी जरूरी है कि हिंदी रंगमंच में जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं वो पेशेवर तरीके से काम करें। आज क्या हो रहा है, चाहे आप जबलपुर को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए कि एक नाटक के, बहुत अच्छा नाटक है, नाटक तैयार हुआ, उसके 50, 60, 70 शो हो गए। कहाँ हुए 70 शो? अलग अलग फेस्टिवल में। इंडिपेंडेंट टिकट लगाकर उसका एक शो भी नहीं हो पाया। जरूरी ये है कि हम इस तरह जाएं। बंबई में आपने देखा होगा और बहुत लोग जानते हैं इस बात को, 31st की नाइट, न्यू ईयर, क्लब और वो डांस और ये तमाम क्यों जाना जाता है। कितने लोगों को पता है कि बंबई में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपना न्यू ईयर थिएटर देख के मनाता है। दिवाली दशहरे का त्योहार वो थिएटर देख के मनाता है। क्या है कल्चर हम अपने यहां डेवलप। तो ये हमारी गर्जा शंकर जी से बातचीत थी। हम बातचीत का समापन उनकी इस बात से करना चाहते हैं कि आप जबलपुर और मध्य प्रदेश के रंगकर्म को लेकर बहुत आशान्वित हैं और नहीं, पूरे देश की रंगकर्म को लेकर मेरी जो आशावादिता है उसकी वजह है पूरे देश में। और हिंदी रंगकर्म की भी मैं बात करना। हाँ, हिंदी पर गोवा में जो हिंदी में काम हो रहा है या उड़ीसा में जो हिंदी में काम हो रहा है, जो बंबई में जहां पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती का डोमिनेंस है, वहां पर जो हिंदी थिएटर में काम हो रहा है, वो कलकत्ता जहां मतलब जो हिंदी थिएटर का बहुत कोई मुकाम नहीं, गुंजाइश नहीं है, वहां भी जो काम हो रहा है वो बहुत जबरदस्त हो रहा है। और हिंदी में भी और बाकी भाषाओं में भी सबसे बड़ी आशा की वजह है हमारे नौजवान। जिन नौजवानों को काम देखिए आप, नए नए तरह के कथ्य, नई नई तरह की प्रस्तुतियां, नई नई तरह की कल्पनाएं और उसके साथ समाज की एक चिंता भी उनके नाटकों में दिखती है। ये बहुत बड़ा मेरे लिए आशा का सबब है। दूसरी बात यह है कि जिस बड़ी संख्या में ये जानते हुए कि रंगमंच में उनका अपना कोई भविष्य नहीं, कितने लोग रंगमंच से निकलकर फिल्मों में जगह पा पाएंगे। एनएसडी के 2000 लोग पास आउट जो फिल्मों में बम्बई इंडस्ट्री में हैं, वो मुश्किल से 100 लोग मिलेंगे आपको जो ठीक ठाक जगह पर जगह बना पाए। उसके बावजूद छोटे छोटे शहरों में जिस बड़े पैमाने पर नौजवान थिएटर में आ रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, मुझे ताजुब हुआ। मैं सीधे गया जहां ट्रेन नहीं जाती, वहां वर्कशॉप 1 महीने का, उसके लिए एप्लीकेशन आई और मालूम पड़ा कि उस सीधी के वर्कशॉप में शामिल होने के लिए पंजाब और महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से नौजवान अप्लाई कर रहे हैं और ऑडिशन या इंटरव्यू लेकर सिलेक्ट करना पड़ता है। ये कम चौंकाने वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको वहां पर आपके सामने चयन की समस्या कि आप किनको लें। तो थिएटर में जो दीवानगी नौजवानों की दिख रही है पूरे देश भर में, वो किसी क्रांति से कम नहीं है। उसको लोग अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि दमोह, कटनी जैसे छोटे शहरों में भी आपको थिएटर के फेस्टिवल, थिएटर ग्रुप्स काम कर रहे हैं, लग रहे हैं। कभी इनकी, मैं तो कहता हूं कि जनसंख्या जब होती है गणना, तो एक कॉलम होना चाहिए रंगमंच का, और आप पाएंगे कि सबसे अधिक आबादी रंगमंच वालों की मिलेगी।
तो ये थी हमारी गिरिजा शंकर जी से बातचीत, और गिरिजा शंकर जी बहुत आशान्वित हैं कि खाली जबलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में हिंदी रंगकर्म की बहुत जबरदस्त संभावनाएं हैं। हिंदी नए युवा रंगकर्मी सरोकार के साथ, नई अवधारणा के साथ, नई परिकल्पनाओं के साथ काम कर रहे हैं और उनका भविष्य उज्जवल है। गिरिजा शंकर जी, आपने जबलपुर सफरनामा के लिए बातचीत की, मैं आपका धन्यवाद देता हूं।